नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर सूचक पढ़े थे और 3 प्रकार के सूचकों को हमने कंप्लीट किया था। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि धातुओं की जब अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। और उससे पहले हम सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। तो देखिए, सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो, ऐसा अम्ल जिसमें जल कम मात्रा में और अम्ल अधिक मात्रा में हो, कौन सा अम्ल कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार जो तनु अम्ल होता है अपना, उसमें क्या होता है कि अम्ल कम मात्रा में होता है, जबकि जल जो होता है अपना वो अधिक मात्रा में होता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम तनु अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों, सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है? कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में मिलाया गया हो, तो ऐसा अम्ल कौन सा अम्ल कहलाएगा? अपना सांद्र अम्ल कहलाएगा। जबकि तनु अम्ल कैसा अम्ल होता है अपना? जिसमें जल अधिक मात्रा में और अम्ल कम मात्रा में हो। ठीक है। तो यह थे दोस्तों हमारे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि धातुओं की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, धातु अम्ल या क्षारक से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारक जो होते हैं, जब उनकी धातुओं से अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अपने पास अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो देखिए, अपने पास एक धातु है जैसे Zn, जिसे हम क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। जिंक के दाने लिए जाएंगे और यदि जिंक के दानों की अभिक्रिया HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? ZnCl2 प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार क्षार के साथ जब धातुओं की अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखिए, हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो जब हम जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों, यदि आप अभिक्रिया करवाते हो तो कौन सी गैस मुक्त होती है? अपनी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? तो आइए दोस्तों, अब हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि जब धातुओं की अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो कैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन मुक्त हो रही है या फिर नहीं। तो इसका पता करने के लिए आइए हम एक प्रयोग करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक फरक नली है जिसके अंदर हमने HCl अम्ल लिया। ठीक है। HCl अम्ल को जब हम Zn के साथ मिलाते हैं या Zn को HCl अम्ल के साथ मिलाते हैं और इनकी अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो यहाँ से क्या होती है? अपनी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्योंकि हमने देखा कि जब धातु की अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी वह इस नली के माध्यम से कहाँ जाएगी? इस पानी में जाएगी। कहाँ जाएगी? यहाँ पानी में जाएगी। पानी में जाने के पश्चात हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे।
क्या उठने लगेंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे। और यदि इन बुलबुलों के संपर्क में किसी मोमबत्ती को लाया जाए तो वहाँ कैसी आवाज़ आती है, फट-फट की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, फट-फट की आवाज़ आती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है अपनी कैसी गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस यदि ज्वलनशील गैस हैं तो यहाँ पानी के साथ उड़ते हुए हाइड्रोजन के बुलबुलों में कैसी आवाज़ आएगी, फटफट की आवाज़ आएगी जब उनको मोमबत्ती के संपर्क में लाया जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस से निहित फलक नली के पास जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती हैं तो फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यह डायग्राम जो कि मैंने बनाया था और यह जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हो। तो दोस्तों, यह था हमारा हाइड्रोजन का परीक्षण। तो किस प्रकार से हम हाइड्रोजन का परीक्षण कर सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है या नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि धातु जब अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और हमने देखा कि किस प्रकार से हम हाइड्रोजन का पता लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।